हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। और वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली थी कि डेरिवेटिव अगर हो से मैंने कहा था टी स्पेस या ओमेगा स्पेस में, तो दैट एक्चुअली अमाउंट्स टू एन एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ प्लस आइटा ओमेगा या माइनस आइटा ओमेगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या डेफिनेशन है। लेकिन इस प्रूफ को क्योंकि मैं दूसरे तरीके से भी करूँगा, ओके, मतलब दूसरे स्पेस से ओमेगा स्पेस से टी स्पेस में आने में क्या होता है अगर ओमेगा में डेरिवेटिव है। तो मैं इस प्रूफ से जस्टली क्विकली देख लेते हैं किस तरह के स्टेप्स थे। हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा है, तो एफ डैश टी, डैश का मतलब है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है दैट कम्स विद एन एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ माइनस आइटा ओमेगा ई। ओके, प्रूफ बहुत सिंपल था, आपने डेफिनेशन में ये प्लग किया, आप एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा ये आपको दे रखा है, आपने एफ डैश टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, उसको क्या कहेंगे वो हम, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा था। ओके, एफ डैश टी रखा, और इसको अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, ओके, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्सपोनेंशियल फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर और एफ टिल्डा को सेकंड, तो ये इंटीग्रेट हो जाता है एफ डैश की जगह एफ, और यहाँ भी एफ। और एफ पे हम एक कंडीशन लेकिन रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि एफ इज़ वेल बिहेव। मैं फिजिकली इस कंडीशन को कह रहा हूँ कि एफ कोई सिग्नल है या कोई ऐसी चीज़ है जो से टी इज़ द टाइम, तो प्लस और माइनस इन्फिनिटी, ओके, एक्सट्रीम पास्ट और एक्सट्रीम फ्यूचर में जाके ये फंक्शन या ये सिग्नल वैनिश हो जाता है। ओके, तो फिजिकल ग्राउंड्स पे आप जितने भी फंक्शन से डील करेंगे वो इस प्रॉपर्टी को वो करते हैं, ओके, सेटिस्फाई करते हैं। सो एफ टी टेंड्स टू जीरो, तो इसलिए प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की लिमिट पे ये फंक्शन तो कभी भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है। और ये फंक्शन अगर जीरो हो रहा है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है खत्म हो गया। और सेकंड इंटीग्रेशन आप देखेंगे सिंपली उसमें एक माइनस साइन और एक आइटा ओमेगा का एक्स्ट्रा फैक्टर जो इसके डिफरेंशिएशन से आता है। ओके, ये हमने लास्ट टाइम किया था। और बाकी जो चीज़ बची ये तो एफ टी का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म है। सो दिस इज हाउ वी रिजल्ट ऑब्टेन द रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है दिस, अगेन अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप डिफरेंट लेते हैं, वहाँ आप से प्लस आइटा ओमेगा के बजाय माइनस आइटा ओमेगा लेते हैं अपने डेफिनेशन में, तो आपके लिए जो फैक्टर है वो प्लस आइटा ओमेगा का होगा। ओके, फॉर द सेम रीजंस दिस। तो ये सिंपल रिजल्ट है, बट ये बहुत यूजफुल रिजल्ट होता है। और इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज प्रूफ में नहीं कर रहा हूँ। ओके, कि अगर एफ का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन हो, अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर एन लिखा है तो इसका मतलब एक्चुअली ये है। ओके, एफ जो कि टी का फंक्शन है, ओके, एफ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, उसको आपने टी के रेस्पेक्ट में एन टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो उसी रिजल्ट का जनरलाइजेशन है। माइनस आइटा ओमेगा की पावर्स अब एन मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, हर बार थिंक ऑफ इट, हर बार डिफरेंशिएशन करने से ओमेगा स्पेस में एक एडिशनल माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर आता है। ओके, आप इसी तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। द प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये अगेन कहाँ यूज़फुल होता है, आप इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट है। और उससे ज़्यादा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वो रिजल्ट यूज़ होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए, और एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी हमेशा ईजी होती है। तो वही नोशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो उनके साथ केवल इस तरह का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आता है। ओके, सो थिंग्स बिकम ईजी। इनफैक्ट इसको आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, बट से एन अगर नेगेटिव है, ओके, तो से यहाँ एन इक्वल टू माइनस टू है, तो उसको आप सोच सकते हैं डिफरेंशिएशन का हम कहते हैं इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है। तो यू कैन थिंक ऑफ कि अगर आप एन की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट अमाउंट्स टू इंटीग्रेशन इन द टी स्पेस। ओके, एक बार माइनस आइटा ओमेगा से की पावर -1 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो वो एक बार टी स्पेस में एक इंटीग्रेशन के इक्वलेंट होगा, बट वी वॉन्ट गो इनटू दैट। ठीक है, हम इंटीग्रेशन के टर्म्स में बात नहीं करेंगे। यस, तो ये जो रिजल्ट है ये इस तरह से है, डिफरेंशिएशन इन टी स्पेस माना एन टाइम्स किया, तो दैट करस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लाइंग बाई माइनस आइटा ओमेगा टू द पावर एन इन ओमेगा स्पेस। ओके, अच्छा, अब इसका इन्वर्स रिजल्ट जैसे मैंने पहले भी कहा और आप अब तक आपको क्लियर भी हो गया होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, एक में आप टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में आते हैं, एक से ओमेगा स्पेस में टी स्पेस में, वो तो वेरिएबल्स के नाम है केवल। और दूसरा, एक जगह प्लस आइटा ओमेगा होता है, एक जगह माइनस आइटा ओमेगा। तो आप इस चीज़ को जो हमने रिजल्ट अभी वो किया, टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में आने में अगर माइनस आइटा ओमेगा पावर एन का फैक्टर, या केवल एक डिफरेंशिएशन की बात करें, माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर आता है, तो अगर आप ओमेगा स्पेस से स्टार्ट करें और यहाँ अगर डैश हो, यहाँ अगर डिफरेंशिएशन हो, एफ टिल्डा ओमेगा की जगह एफ डैश टिल्डा ओमेगा हो, तो उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? यू कैन गेस, माइनस की जगह प्लस आइटा हो जाएगा और ओमेगा की जगह टी हो जाएगा। वेरिएबल भी जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ओमेगा स्पेस में है तो ओमेगा वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, यहाँ टी। ओके, सो बेसिकली द रिजल्ट इज, अगर
ओमेगा स्पेस में डिफरेंशिएशन होता है एन टाइम्स, तो ये रिजल्ट जो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टी स्पेस में आपके आइटा टी टाइम्स के आइटा इंटू टी टाइप के फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, 2 बार होगा डिफरेंशिएशन तो आइटा टी स्क्वायर, आइटा टी होल स्क्वायर एंड सो ऑन ओके। ये सवाल वैसे मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के उससे कीजिए, पर इस रिजल्ट को मैं एक स्लाइटली डिफरेंट वे से अचीव कर रहा हूँ। मैं इसे, जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी इस तरह का सवाल किया था कि अगर हमारा फंक्शन टी से मल्टीप्लाइड हो तब क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। तो यहाँ इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, या इस वाले रिजल्ट को जिस तरह से हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमें जो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिलता है उससे मैच करेगा। तो ये बेसिकली हमें जो आंसर मिलने वाला है वो ये है कि अगर मैं गिवन फंक्शन एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर केवल एफ टिल्डा ओमेगा होता, तो अगर मैं इसे एक एक्स्ट्रा टी से मल्टीप्लाई करूँ तो एफ टिल्डा ओमेगा एक 1/आइटा के फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। बस मैंने डेलिबरेटली इसे 1/+ आइटा से डिवाइड करके लिखा, मैंने यहाँ माइनस आइटा नहीं लिखा। उसका रीज़न, इस आइटा को अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएँ, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरा मतलब ये है अगर आप यहाँ एक एक्स्ट्रा आइटा का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आइटा आइटा कैंसिल हो जाएगा, ओके, लीनियरिटी के कारण। तो फिर वही रिजल्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, दिस मस्ट बी एफ डैश होगा, नॉट एफ दिस, ओके, दिस एफ डैश ओमेगा, हाँ सॉरी। तो यही वो रिजल्ट है जिसको मैंने आपको इसी तरह से निकालने को कहा, लेकिन अभी इस रिजल्ट को हम दूसरी तरह की एक स्लाइटली डिफरेंट तरह की मैथमेटिक्स करके वो कर सकते हैं। और इस तरह की मैथमेटिक्स चाहे जो हमने पिछले वाले में की, पिछले वाले में मतलब अभी जो हमने की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर ये एज्यूम करना कि फंक्शन वेल बिहेव्ड है, या वो आपको दे रखा होगा कि बाउंड्रीज पे जाके फंक्शन वैनिश हो रहा है, तो वो, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंट ट्रिक्स है, रिजल्ट वही मिलना है। आप इसे देखिए, एफ टिल्डा ओमेगा का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, ये आइटा का फैक्टर यहाँ आ जाएगा, आइटा इंटू टी एफ टी, तो वही तो ये रिजल्ट है, ओके बस। बट इसको स्ट्रेट वे से करते हैं, आपको ये दे रखा है कि एफ टिल्डा ओमेगा नॉट डैश, एफ टिल्डा ओमेगा तो एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो मतलब ये इक्वेशन है। तो अब आप निकालना चाह रहे हैं, अच्छा अगर एफ टी को मैं एक एक्स्ट्रा टी से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ही निकाल रहे हैं, हम यहाँ से यहीं जाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन जो फूरियर ट्रांसफॉर्म किया है वहाँ एफ टी की जगह इस समय आपने टी एफ टी रखा, दिस, ओके। अब इसमें जो टी और एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है, फंक्शन को छोड़ के इन दोनों को मैं क्लब करता हूँ। इन दोनों को क्लब करने का रीज़न क्या है, अगले स्टेप में जो टी और ये एक्सपोनेंशियल का फैक्टर है, मैं इसको एक ट्रिक की मदद से ऐसे लिखने वाला हूँ। मैं इसे ट्रिक कह रहा हूँ, ओके। ये बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ये वाला जो पार्ट है, ये अगर आप इसे चेक करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन ओमेगा के रेस्पेक्ट में अगर आप ई टू द पावर प्लस आइटा ओमेगा टी का करें, बाकी सब चीज़ों को बाद में देख लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन फिर से एक्सपोनेंशियल, और ओमेगा के रेस्पेक्ट में पार्शियल है तो आपको आइटा इंटू टी एक्स्ट्रा मिलेगा, और आइटा से आइटा कैंसिल होगा तो एक्स्ट्रा आपको केवल एक टी मिल रहा है। तो ये जो हमने चीज़ लिखी है ये बेसिकली इक्विवेलेंट है टी इंटू ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी के, ये पूरा टी ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी और एफ टी, मतलब टी इंटू एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो पिछला वाला इस स्टेप को हमने इसी को मैं ट्रिक कह रहा हूँ। बट यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, ये डिफरेंशिएशन आपको पार्शियल ही लिखना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन के अंदर आपके दो वेरिएबल्स हैं, ओमेगा और टी। हाँ, इंटीग्रेशन जब टी के ऊपर परफॉर्म कर देते हैं तब तो टी वेरिएबल खत्म हो जाता है, पर जब तक आप इंटीग्रेशन के अंदर हैं तो आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेट मी से देम, ओके, ओमेगा एंड टी। तो यहाँ पे हम केवल ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, इसलिए ये पार्शियल होगा, ओके। तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इस डी बाई डी डब्ल्यू को मैं इंटीग्रेशन से बाहर भी ला सकता हूँ। यहाँ पे दो ऑपरेशन हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। यहाँ पे मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, डिफरेंशियल पहले और या पहले इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर डिफरेंशियल, ऑर्डर चेंज। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है, इस स्टेप में आपका ये जो पार्शियल डिफरेंशियल था इंटीग्रेशन के अंदर, वो इंटीग्रेशन से बाहर आके नॉर्मल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव, ओके। इसको इस तरह सोचिए, जब आप इस इंटीग्रल को परफॉर्म कर देंगे तो टी के ऊपर तो इंटीग्रेशन है, टी तो वेरिएबल कहीं सर्वाइव ही नहीं करता है, हाँ ओमेगा सर्वाइव करेगा। इस इंटीग्रल को करके आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो केवल टी ओमेगा का फंक्शन है, तो केवल ओमेगा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, पार्शियल कहने का कोई सेंस ही नहीं है, ओके। या आप रिवर्स में सोचें, ये शायद हमने पीछे कहीं यूज़ किया है, काउंट रिकॉल एग्जैक्टली, बट ये जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसको इस तरह सोचिए, भाई डी बाई डी ओमेगा, ये इंटीग्रेशन
तो मैं टी तो डमी वेरिएबल है, तो ओवरऑल वेरिएबल केवल क्या है, एक ओमेगा। लेकिन जब ये डिफरेंशिएशन को आप अंदर ले गए तो आपका मंतव्य अभी भी यही है, आप इस अंडरस्टैंडिंग से वर्क कर रहे हैं, बट डिफरेंशिएशन तो हमने ओमेगा का करना है केवल, तो डिफरेंशिएशन केवल ओमेगा के रिस्पेक्ट में अब आपको पार्शियल लिखना पड़ेगा। क्यों? इंटीग्रेशन के अंदर जब आप आए, इंटीग्रेशन तो बाद में होना है, तो अभी तो आपको दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, ओमेगा भी नजर आ रहा है और टी, तो टी का कोई रोल नहीं है डिफरेंशिएशन में, टी उस डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट आप कीजिए, तो इसलिए ओके। तो इस रूल को हम करें, तो इसी चीज़ के लिए मैंने एक्चुअली ये कैलकुलेशन की। इस तरह की ट्रिक्स भी हमें कई बार यूज़ करनी पड़ती हैं, ओके, इन जनरल मैथमेटिकल फिजिक्स में या फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड चीज़ों में, ओके दिस। तो ये अगर हमने किया डी बाई डी ओमेगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ, हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। डी बाई डी ओमेगा से एफ टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, इसलिए एफ टी पे मैं ऑपरेट करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी, उसने एक्ट वैसे केवल ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी पे करना है, तो ये एफ टी और आइटा के फैक्टर्स उसके लिए क्या है, कांस्टेंट, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो लेकिन जब आप इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये वन अपॉन आइटा का फैक्टर भी अगर आप बाहर ले आएँ, ओके, डी बाई डी ओमेगा को बाद में देख लेंगे, वन अपॉन रूट टू पाई आप इस इंटीग्रल के साथ क्लब करें, वन अपॉन रूट टू पाई एफ टी ई टू द पावर प्लस आइटा ओमेगा टी डी टी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अरे ये तो एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जिसको हमने एफ टिल्डा ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था। एक्स्ट्रा कितना है, वन अपॉन आइटा और एक डी बाई डी ओमेगा। सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ये। तो पिछले केस में देखिए, आप कंपेयर कीजिए, ये रिजल्ट इस रिजल्ट से अलग कुछ नहीं कह रहा है। ये टी स्पेस में डिफरेंशिएशन था तो ओमेगा स्पेस में माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ। इस बार ओमेगा स्पेस में डिफरेंशिएशन है, ये एफ डैश एफ टिल्डा डैश ओमेगा ही तो लिखेंगे ओमेगा के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन को, तो ये आइटा का फैक्टर यहाँ ले जाओ, आइटा टी, सेम रिजल्ट है। लेकिन देखिए मैथमेटिक्स किस तरह से वर्क करती है, जब हमने इस कैलकुलेशन को किया तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुआ और उसमें एक इंटीग्रल दोनों बाउंड्री पॉइंट पे खत्म हो गया ड्यू टू दिस कंडीशन, और यहाँ ये वाले ट्रिक, तो मैथमेटिकली ये दोनों वैसे इक्विवेलेंट हैं, ओके, दिस रिजल्ट भी आपको सेम मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो कि जब तक आप कंसिस्टेंट हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें, यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट रिजल्ट, ओके दिस। सो दिस इज द रिजल्ट कि जिसको मैंने यही लिखा है, डिफरेंशिएशन इन ओमेगा स्पेस करस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लीकेशन बाय ए फैक्टर ऑफ प्लस आइटा टी इन द टी स्पेस। अगेन अगर डिफरेंशिएशन 2 बार होगा तो प्लस आइटा टी का स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार होगा दिस। और अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उससे अपोजिट यूज़ करेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस होगा, ओके दिस। इनफैक्ट मैंने आपको सवाल दे रखा है, जैसे मैंने आपको कहा n टाइम्स पिछले केस में सवाल दिया, वैसे ही n टाइम्स का सवाल आप खुद भी यहाँ ट्राई कीजिए कि अगर एफ टिल्डा ओमेगा का डिफरेंशिएशन n टाइम्स है तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वो आइटा टी टू द पावर n होता है। ट्राई डूइंग दिस, ओके। इसका बाद में मैं कोशिश करूँगा एक एग्जांपल अगर मैं कर सकूँ, जो ये सिंपल वो है जो मैंने आपको पीछे भी कहा, इस तरह के रिलेशंस का यूज़ होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक एग्जांपल हम करेंगे से, वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है अपनी पिछली क्लासेस में, ओके, वेव्स एंड ऑसिलेशंस वाले उसमें पेपर में। तो वेव इक्वेशन जो होती है, वैसे तो आप उसका सॉल्यूशन जानते हैं, एफ एक्स प्लस वी टी या एफ एक्स माइनस वी टी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप डिराइव कर सकते हैं, उसके कुछ इस तरह के स्टेप्स होते हैं। अगर हम वेव इक्वेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करें एक बार तो हमें मिलती है हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो आप सीधे लिख सकते हैं या आप इसे अगेन एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते हैं। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन को भी अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हमें एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी या मुझे आपको एक रिजल्ट डायरेक्ट देना पड़ेगा, क्वालिटेटिवली मैं उसे समझा पाऊंगा। तो 2 बार अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करें, 2 बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वेव इक्वेशन में एक्चुअली आपके स्टार्टिंग में ही 2 वेरिएबल होते हैं, एक्स और टी। फॉर एग्जांपल 1 डायमेंशनल वेव भी है तो आपके पास एक्स भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है, तो इसलिए आपके शुरू में ही 2 वेरिएबल होते हैं। तो बट वट एवर बी द केस, मैं कोशिश करूंगा इस एग्जाम्पल को हम कवर हैं, बट अभी मैं कुछ सिंपलर एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ और फीचर्स जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं और वो भी हमें दिखेंगे और कुछ कैलकुलेशंस भी हो जाएंगी। एक सिंपलेस्ट जो हम फंक्शन कर सकते हैं, वैसे तो मैंने इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म पीछे किया था, वो यूनिलेटरल और बाइलेटरल जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, ओके, और गॉसियन और उसके डिराक के मैंने आपको रिजल्ट दे दिए थे, डिराक डेल्टा के। बट वो एक फीचर शो करने के लिए किए थे मैंने, जो इन्वर्स विड्थ का फीचर होता है, ओके। अदरवाइज एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो पॉसिबली ये दिस इज़ वन ऑफ द ईजियर एग्जाम्पल्स। टी स्पेस में जो फंक्शन है वो ये है, दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 फॉर मॉड टी लेस देन ए और इट इज़ 0 फॉर मॉड टी ग्रेटर देन ए, और ए पॉजिटिव है, ओके, ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, ओके, 3 सोचिए 5 सोचिए वट। अब ये कंडीशन को आपको इस तरह से सोचना चाहिए, ये इसके इक्वलेंट है, सोचना मतलब ये है,
इस कंडीशन का मतलब एक्चुअली ये है, क्योंकि ये मॉड टी के टर्म्स में लिखी है। तो इसको इस तरह सोचिए, जब तक टी का मॉड, टी का मैग्नीट्यूड ए से कम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वो ए से कम है, तो तब तक आपको 1 मिल रहा है। और उससे बाहर अगर आप हैं, से ए बराबर 3 है, तो टी चाहे +5 हो चाहे -5 हो, ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो चाहे आप +3 से ऊपर हों या -3 से नीचे हों, अगर ए बराबर 3 है तो फंक्शन 0 है। और अगर आप +3 और -3 के बीच लाई कर रहे हैं टी की वैल्यू, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो इसीलिए इस चीज़ को ऐसे भी लिखा था। ये दोनों सेम चीज़ें हैं कि t लेस देन -a है तो फंक्शन 0 है, और t ग्रेटर देन +a है तभी भी फंक्शन 0 है। ये दो कंडीशंस इसमें आ गई। और अगर t की वैल्यू -a और a के बीच लाई कर रही है ये, तो तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इस फंक्शन को अगर हम प्लॉट करें, इस फॉर्म में प्लॉट करना बहुत आसान है। से a कोई वैल्यू है, ये +a -a, तो जब तक -a से t -a से कम है, फंक्शन की वैल्यू 0। ये फंक्शन का प्लॉट है। -∞ से ये फंक्शन सब जगह 0 है, 0 0 0। और फिर -a से +a के बीच से इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 1 1। और उसके बाद t ग्रेटर देन a के बाद ये फंक्शन फिर से 0 है। तो दिस फंक्शन अगर इसे आप पूरे में प्लॉट करें, 0 0 0 0, इस पॉइंट पे ये एक डिसकंटिन्यूटी शो करता है, उसके बाद 1 रहता है, -a से +a तक 1 रहता है, और फिर से 0। तो इस फंक्शन को जनरल लैंग्वेज में हम रेक्टेंगल फंक्शन भी कहते हैं। यू कैन सी इसका जो शेप है बेसिकली ये, जहाँ ये नॉन जीरो है वहाँ इसकी शेप एक रेक्टेंगल जैसी है। ओके, रेक्टेंगल ऑफ हाइट 1 एंड विड्थ 2a, हम इसे ऐसा भी कहते हैं कई बार। इस हाइट को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप 2 3 या h भी ले सकते हैं। दिस अब एक आध पॉइंट ध्यान रखिए, ये इस पॉइंट्स पे स्टेप फंक्शन की तरह भी बिहेव कर रहा है, इस और इस पॉइंट्स पे। ओके, और लेकिन आप इसे स्क्वायर वेव ना सोचें। देखिए स्क्वायर वेव और इसमें जो डिफरेंस है, अब हम पूरे -∞ से इन्फिनिटी तक हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है पूरे रीजन में, तो यहाँ ये सब जगह 0 है। जबकि स्क्वायर वेव में क्या था? स्क्वायर वेव हम एक छोटे पीरियड में डिफाइन करते हैं और बाकी पीरियड्स में आउटसाइड दैट पीरियड वो उसी पैटर्न को रिपीट करता है। ये इस पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो -∞ से यहाँ तक ये है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वैल्यू है और फिर 0 है। तो इसको आप स्क्वायर वेव से कंफ्यूज ना करें। ओके, तो दिस इज द रेक्टेंगल फंक्शन। और एक और फीचर आप देख सकते हैं, वैसे तो डेफिनेशन से ही आपको क्लियर होना चाहिए, इस डेफिनेशन से क्लियर नहीं है तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ से क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट ग्राफ देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक इवन फंक्शन है। ओके, जैसा ग्राफ इसका इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है। सो दिस इज एन इवन फंक्शन। तो इसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है बट लेट मी गो थ्रू इट। डेफिनेशन ये है, इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए, क्योंकि फंक्शन हमें पीस वाइज दे रखा है। -∞ से -a तक एक वैल्यू है जो कि 0 है, उस रीजन में फंक्शन 0 है। और -a से a तक, जहाँ पे वो रेक्टेंगल जैसा वो पार्ट बन रहा है, वहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 है। और फिर a से +∞ तक फिर से 0। तो ये आप ये रखें, तो ये दो इंटीग्रल तो ख़त्म हो गए। तो आपको केवल एक ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है, और ये इंटीग्रल बहुत आसान इंटीग्रल है। ओके, e⁻ का इंटीग्रल, e⁻ लिमिट्स रखो -a to a। ठीक है, तो t की जगह एक बार a एक बार -a, सो e⁻+i⁻a e⁻−i⁻a। ओके, और ये फॉर्मूले आपको वैसे याद होंगे बट ये बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। e⁻θ माइनस e⁻−θ और अपॉन 2i बराबर sin थीटा होता है, और e⁻θ प्लस e⁻−θ, और यहाँ केवल अपॉन 2 नॉट आइटा cos थीटा। ओके, बस ऑयलर रिलेशन से वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये ओमेगा को आप थीटा सोचें, e⁻θ माइनस e⁻−θ, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस आइटा साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह ओमेगा ए, ट्वाइस आइटा दिस। तो इफ़ यू कैंसल द फैक्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इस रिजल्ट के साथ को हम अभी एक दूसरी चीज़ भी डिस्कस करेंगे, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। वो मैंने पीछे थोड़ा सा डिस्क्राइब किए थे, पर यहाँ पे मैं थोड़ा और हिंट करूँगा, उसके बाद मैं फिर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स की और बात नहीं करूँगा। बट ये जो रिजल्ट है, ठीक है, ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने किसका निकाला? रेक्टेंगल फंक्शन का। और रेक्टेंगल फंक्शन भी कैसा था? हम कहते हैं इस रेक्टेंगल फंक्शन की विड्थ थी 2a। ये 2a क्यों कह रहे हैं? a माना आपने चेंज कर दिया, माना a आपने दूसरे केस में 5 ले लिया, पहले 3 था 5, तो ये तो प्लस a भी बड़ा माइनस a, तो हमारा फंक्शन की विड्थ बढ़ रही है। अगर आप इस फंक्शन की विड्थ आप क्वालिटेटिवली इसे ही तो कहेंगे, मैथमेटिकली आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हो सकता है उस बेसिस पे आप किसी और चीज़ को विड्थ डिफाइन कर रहे हो, बट क्वालिटेटिवली आप देखें हाँ ये इतना वाइड है फंक्शन।
ओके, बाकी सब जगह तो जीरो है। अगर आप ए को बढ़ाएं तो इसकी विड्थ बढ़ती है, तो इस फंक्शन की विड्थ ए के प्रोपोर्शनल है। ओके, ए को कम रखेंगे विड्थ कम है, ए को ज़्यादा रखेंगे विड्थ ज़्यादा है। लेकिन इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये ऐसा, तो इसकी विड्थ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब इस फंक्शन को मैंने प्लॉट किया, इसको प्लॉट करने का एक रीज़न और भी है, इसके जैसा एक फंक्शन, ये नहीं, इसके जैसा एक फंक्शन हमें बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में मिलता है। ओके, जब हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टडी करते हैं और वहाँ पे फर्मीज गोल्डन रूल टाइप की एक चीज़ आती है, तो वहाँ पे ये नहीं, इसका एक्चुअली स्क्वायर आता है बट से। तो इस फंक्शन का प्लॉट मैं √2/π को ड्रॉप कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, ये केवल एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करेगा। बेसिक शेप जो फंक्शन की है ओमेगा स्पेस में जो फंक्शन है वो है साइन ओमेगा ए ओवर ओमेगा, बेसिक फंक्शन ये है। ओके दिस, तो इसका प्लॉट कैसे करें, इसके प्लॉट को 2 स्टेप्स में करते हैं। पहले आप साइन ओमेगा एक प्लॉट करें, इस ओमेगा को भूल जाओ, साइन ओमेगा ए, साइन कर्व बनाया आपने, लेकिन इसके जीरोज़ कहाँ पे होंगे, जीरोज़ यहाँ पे, ये जहाँ पे एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, इसको ओमेगा एक्सिस को, मैं इस समय इसे एक्स एक्सिस नहीं कर रहा हूँ, ओमेगा एक्सिस, इस तरफ हमने ओमेगा प्लॉट किया है और इस तरफ प्लॉट किया है साइन ओमेगा ए। तो ये साइन का कर्व है, लेकिन नॉर्मली साइन का कर्व आप लिखते हैं यहाँ π/2 पे मैक्सिमम होता है और फिर पाई पे वो होता है, लेकिन इस समय एक्सिस जो है वो ओमेगा से लेबल कर रखी है हमने, एक्सिस ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू ए की वैल्यू जहाँ पे जीरो होगी, या ओमेगा इंटू जीरो की ए की वैल्यू जहाँ पे या तो +π या -π होगी। ओके, +π -π +2π -2π +3π -3π, इन्हीं लोकेशंस पे तो साइन फंक्शन जीरो होता है। तो इसका मतलब ओमेगा इंटू ए जो कॉम्बिनेशन है वो ±n π के बराबर जहाँ पर होगा। ओके, तो मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, तो ये है। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लोकेशंस ऑफ जीरोज। जीरोज मतलब ये सब जीरोज हैं, ये इस फंक्शन के जीरोज हैं, ये जहाँ पे वो एक्सिस को कट कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, एक्सिस को कट कर रहा है तो मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से कहीं भी फंक्शन की वैल्यू जीरो, तो इनको कहते हैं जीरोज ऑफ अ फंक्शन। तो जीरोज ऑफ दिस फंक्शन लाई एट दिस पोजीशन, ओमेगा ए के टर्म में तो ये है, पर ओमेगा के टर्म में आप ए का फैक्टर यहाँ लाइए, ±n π/a। तो हम क्योंकि ये एक्सिस हमारी ओमेगा एक्सिस है, तो ओमेगा की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये वाली ग्राफ तो आपने बना दिया, पर ये फंक्शन, ये पॉइंट का ओमेगा की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे, अलग अलग वैल्यू दीजिए, एन को वैल्यू पहले जीरो दीजिए तो ओमेगा की वैल्यू जीरो, हाँ ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन वाला पॉइंट, फिर एन को वैल्यू 1 दीजिए, +π/a और -π/a, ये है +π/a और ये है -π/a। ओके, तो इस पॉइंट का की वैल्यू पाई नहीं है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे π/a। ओके दिस, क्योंकि ग्राफ आप साइन ओमेगा का नहीं देख रहे थे, इसको सिंपली ऐसे सोचिए, अगर आप साइन ओमेगा का ग्राफ बना रहे होते ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तब तो इस पॉइंट को आप पाई कहते, इसको 2π कहते, इसको 3π कहते, जीरोज़ की लोकेशन π 2π 3π पे होती पॉजिटिव साइड में, लेकिन प्लॉट आपने ओमेगा के रेस्पेक्ट में किया है, पर साइन ओमेगा को प्लॉट नहीं किया, साइन ओमेगा को ए को प्लॉट किया है, तो इसलिए एक चीज़ तो ये तो साइन ओमेगा का ग्राफ हुआ, ठीक है। लेकिन हमें जो फंक्शन प्लॉट करना है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, वो साइन ओमेगा ए नहीं है, उसमें एक ओमेगा और है डिनोमिनेटर में, तो उससे क्या होता है, साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा को अगर आप देखें तो यहाँ 3 चीज़ें होती हैं, मैंने इनको स्टार करके लिखा है, इन तीनों पे आप ध्यान दीजिए। पहले तो ओमेगा का डिवीज़न जो है, ओमेगा से आप डिवाइड कर रहे हैं, पिछले कर्व के रेस्पेक्ट में सोचें, ये ग्राफ ऐसा था, पॉजिटिव साइड में पीक बनती है, नेगेटिव पीक बनती है, पॉजिटिव पीक बनती है, नेगेटिव, लेकिन सारी पीक्स की हाइट बराबर है, ये +1 है -1 है, +1 -1, मतलब हर कर्व अगर मैं बोलूँ इसी के जैसा है, इसी की कॉपी है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यही जैसा ये ऊपर है वैसा ये नीचे है, फिर यही वाला पार्ट, फिर यही वाला पार्ट। ओके, लेकिन अब यहाँ आपने ओमेगा से डिवाइड भी कर रखा है, तो आप सोचिए ओरिजिन से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, या तो पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव, अभी साइन पे ध्यान मत दो, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जा रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 5 10 वटेवर, ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप साइन ओमेगा ए मतलब पिछले ग्राफ को एक्सिस से दूर जाते जाते बड़े और बड़े और बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो और बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो ग्राफ की जो शेप है वो ऐसी ना रह के एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे या फास्टली जो भी है वो ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बट एम्पलीट्यूड आपका ओरिजिन से दूर जाने में, चाहे पॉजिटिव साइड में जाओ चाहे नेगेटिव साइड में, डिक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को मैंने लिखा है, द डिवीजन बाय ओमेगा डिक्रीजेज द एम्पलीट्यूड एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन इन ईदर डायरेक्शन, चाहे इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में जाओ। अब ये ग्राफ ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ से आपको अभी ये सही ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, बट आपको ये ध्यान रखना है, माना ये पॉजिटिव साइड है, पहले ये था,
दोनों साइकिल्स का एम्पलीट्यूड एक जैसा था, एक दूसरे की इमेज टाइप के थे। ओके, लेकिन अब ये होगा जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं ग्राफ और ज़्यादा डैम्प हो रहा है। ओके, दिस माना ये और ये वाला और डैम्पिंग। इनफैक्ट ये पूरी साइकिल भी सिमेट्रिक नहीं होगी। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू से 0.1 है और यहाँ पे 5 है माना, तो आगे जाते जाते एक साइकिल के अंदर भी आप ओमेगा के ज़्यादा बड़े फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की साइकिल थी ये डिफॉर्म हो रही है, आगे जाते जाते एम्पलीट्यूड और कम और कम और कम हो रहा है। ओके, अगर आप लोग थोड़ा उससे रिलेट कर सकें, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन जो हम बात करते हैं। ओके, ये खास तरह से डैम्प हो रहा है अगर आप उसे वैसा सोचें 1/ओमेगा के फैक्टर से। बट ये एक पॉइंट तो दूसरा एक पॉइंट, लेकिन ये फंक्शन ऑड फंक्शन था, ग्राफ भी हमने देख लिया, लेकिन अब एक ओमेगा का फैक्टर जो डिनोमिनेटर में आता है ये अब ओवरऑल ये एक इवन फंक्शन है। आप ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रखें, ऊपर भी एक माइनस साइन आएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन अब इस ओमेगा का साइन भी तो माइनस रखना पड़ेगा, तो दोनों माइनस कैंसिल होके ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन होने के कारण माना आप पहले वाले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर इस फंक्शन को आप प्लॉट करते, लेकिन ये फंक्शन हमें अगर इवन बनाना है, इवन प्लॉट करना है। ओके, इस ओमेगा के असर को हम भूल रहे हैं लेकिन केवल इवन, तो आप ये सोचिए यहाँ अगर ये फंक्शन ऐसा है तो दूसरी तरफ ये फंक्शन ऐसा बनेगा, ये, और इस साइड भी ये इसी की मिरर इमेज, ये साइकिल नीचे से शुरू नहीं होगी, ये इसकी मिरर इमेज, और फिर ये ऐसे। ओके ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके साथ हमें ये वाला असर भी जोड़ना है, तो आगे जाते आते हमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम करते जाना है, वो हम करेंगे, सब कुछ एक साथ मिला के करेंगे। लेकिन अभी एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये जो ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल मतलब ये साइन 0 0 होता है, ठीक है, हाँ ये फंक्शन 0 ओरिजिन पे 0 होता है। यहाँ आप ओमेगा की जगह 0 रखें, ये तो 0/0 बन रहा है, 0/0 आप ऐसे ही इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इस फंक्शन की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 0 पे 0 नहीं होती है, इस फंक्शन की वहाँ पे वैल्यू कुछ बनती है, ए के बराबर बनती है। कैसे निकालेंगे आप मैथमेटिकली, आपको ये याद रखना है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 0 नहीं होता है, वो 1 होता है। हाँ, केवल साइन थीटा होता, जैसे यहाँ था ओमेगा ए को अगर आप थीटा सोचें, थीटा को 0 बनाओ, साइन थीटा तो 0 बनता है, लेकिन साइन थीटा अपॉन थीटा कितना बनता है, 1। उस होपफुली आप इसका प्रूफ जानते होंगे, सिंपलेस्ट प्रूफ यहाँ से आ जाता है। ठीक है, साइन की अगर आप सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, साइन का जिसे हम टेलर एक्सपेंशन भी कहते हैं, साइन की सीरीज़ साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा की ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 ओवर फैक्टोरियल 5 प्लस सो एंड सो ऑन। अगर आप इसे थीटा से डिवाइड करें तो ये पहला वाला थीटा डिवाइड होके 1 बन जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और बाकी यहाँ एक एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन थीटा बचा रहेगा, थीटा स्क्वायर थीटा 4। और जब आप बाद में थीटा टेंडिंग टू 0 लेंगे तो बाकी सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ का 1 बचा रहेगा। यू नो दिस रिजल्ट। तो इसलिए ये जो साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप इस मेथड से निकालेंगे। तो लिमिट ओमेगा टेंडिंग टू 0 मतलब इस वाले पॉइंट पे जो मेरा ये नया फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है वो हम ऐसे निकालेंगे, लिमिट ओमेगा टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू को चेक करो, साइन ओमेगा ओवर। अब अगेन आप सीधे इसकी वैल्यू यहाँ से 1 नहीं रखेंगे, रिमेंबर ये रिजल्ट जब हम अप्लाई करते हैं, जो साइन का आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, उसी आर्ग्यूमेंट से आपने डिवाइड भी किया रहता है, और वही आर्ग्यूमेंट क्या हो रहता है, लिमिट टेंडिंग टू 0। यहाँ साइन का आर्ग्यूमेंट ओमेगा ए है, तो पहले तो आपको इसको भी ओमेगा ए बनाना पड़ेगा। आप साइन से तो ओमेगा और ए को अलग नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं ए को, लेकिन यहाँ तो एक एक्स्ट्रा ए और एक एक्स्ट्रा ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो अब साइन ओमेगा ए थीटा, ओमेगा ए को अगर आप थीटा सोच रहे हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा, लेकिन लिमिट भी थीटा टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर ओमेगा 0 को टेंड होगा तो ओमेगा इंटू ए भी तो 0 को ही टेंड होगा, ए कोई पॉजिटिव नंबर है तो ओमेगा 0 बनेगा, तो ओमेगा ए। तो ये अब इस फॉर्म का एक्सप्रेशन, एक एक्स्ट्रा ए का फैक्टर जब आता है वो कहाँ से आ रहा है प्लीज़ चेक, ये एक्स्ट्रा ए आपको लाना पड़ेगा, तो ये साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 वो होता है 1 के बराबर। तो ये आंसर आपका ए इंटू 1 दैट इज़ ए। तो ये जो फंक्शन है लिमिटिंग प्रोसेस से आप इसकी ओरिजिन पे वैल्यू निकालें तो आपको पता लग रहा है अरे इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इस पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो ये फंक्शन का ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनता है, 0 नहीं है 1 है, यहाँ पे 1 या ए जो भी हो, ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ए 5 है तो पीक और हाई हो जाएगी, 10 है तो और हाई, बट पॉइंट ये है यहाँ पे फंक्शन 0 नहीं होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं ओमेगा का जो हमने डिवीज़न किया। एक तो ये
ओरिजिन से दूर जाते आते एम्पलीट्यूड्स को डिक्रीज करेगा। दूसरा, फंक्शन ऑड ना रह के अब इवन है। और तीसरा, ओरिजिन वाले पॉइंट पे वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी सब ठीक है, बाकी तो जीरो जहाँ पे है वहीं पे, जहाँ पे ये फंक्शन जीरो था, देखिए इस पॉइंट पे ये ओरिजिन ये वाला फंक्शन न्यूमरेटर जीरो था, मैं इसे न्यूमरेटर कह रहा हूँ। अगर आप ओमेगा से डिवाइड भी कर दें, ओमेगा कितना है यहाँ पे, पाई बाई ए, जीरो अपॉन पाई बाई ए जीरो, यहाँ पे साइन वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट जीरो हो चुका है, आपने ओमेगा की वैल्यू से डिवाइड किया टू पाई बाई ए से, स्टिल जीरो। जीरोज़ की लोकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला जीरो जो है ये इस फंक्शन में नहीं होता है। इनफैक्ट इस पॉइंट पे तो ये फंक्शन क्या एग्जिबिट करता है, एक मैक्सिमा एग्जिबिट करता है। ओके, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या लोकल, वो एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बट एक मैक्सिमा होता है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है, मैंने अगेन कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर दिया है, साइन ओमेगा ए अपन ओमेगा को अगर आप प्लॉट करें तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ये भी एग्जैक्ट नहीं है बाकी क्योंकि हाथ से बनाने में वो नहीं होता, बट ओरिजिन के पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन पीक पे है, मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। उसके बाद फंक्शन डिक्लाइन कर रहा है और बाकी ये वही पैटर्न है, लेकिन आप इसे पिछले वाले पैटर्न से सुपरपोज कीजिए, लेकिन अब हर साइकिल में आगे जाते आते एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड कम और आगे जाके एम्पलीट्यूड और भी कम और अगली साइकिल में एम्पलीट्यूड, बाकी जीरोज़ की पोजीशन वही है। ओरिजिन वाला जीरो तो अब जीरो नहीं रहा, जीरो ऑफ फंक्शन नहीं है, लेकिन प्लस पाई बाई ए पे अभी भी जीरो है। आप रखिए यहाँ ओमेगा की जगह प्लस पाई बाई ए रखिए, प्लस पाई बाई ए से ए कैंसिल, साइन पाई जीरो होता है, जीरो जीरो, जीरोज़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। हाँ, ओरिजिन वाला जीरो खत्म हो गया, लेकिन बाकी जीरोज़ की पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन फंक्शन ग्रेजुअली एक जीरो से दूसरे जीरो तक जाते आते हर केस में आगे जाते हुए, आगे मतलब इस तरफ या इस तरफ कहीं भी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब की बार आपने ओमेगा से डिवाइड कर रखा है। सो दिस इज हाउ यू गेट दीज फंक्शंस, ओके। तो ये आपको प्लॉट करने आने चाहिए, लेकिन ये मैंने क्यों किया था, प्लॉट करना भी आपने सीख लिया, लेकिन रीज़न, ये फंक्शन मैंने आपको प्लॉट कर रखा और मैं इसे थोड़ा और वैसा प्लॉट करता तो मैं इसे शायद ऐसा शो करना चाहता, मैंने प्लॉट पिछले वाले से कंपेयर करने के लिए किया, लेकिन ये फंक्शन टिपिकली आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ये सेंटर, इसे हम कहते हैं सेंट्रल पीक, काफ़ी हाई पीक है, ओके। और फिर ये आप अगर ऑप्टिक्स में अपने डिफ्रैक्शन पैटर्न से कंपेयर करें, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग ये अगर आप एम्पलीट्यूड सोचें और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो ये प्रॉब्ली एक डिफ्रैक्शन पैटर्न के करस्पॉन्ड करेगा, ओके। ये एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी के लिए आप अगर इसका स्क्वायर करें तो जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन से अगर ये कोई एम्पलीट्यूड है तो करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी फंक्शन शायद कुछ इस तरीके का बनेगा, एक बहुत हाई सेंट्रल पीक और फिर कम पीक और अगली पीक तो और भी छोटी और अगली पीक, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या बन रहा है, पॉजिटिव। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी आप तो इस तरह की चीज़ मिलती है। इस चीज़ को हम और रिलेट कर सकते हैं कि रेक्टेंगल फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है और फिर उसको हम इंटेंसिटी के टर्म में देखें, माना हम इसे वो समझ रहे हैं, एम्पलीट्यूड समझ रहे हैं, तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों बन रहा है, ओके। लेकिन लेट मी नॉट गो इनटू दैट, लेकिन आप इसकी विड्थ किससे कहेंगे। अब ये फंक्शन तो पूरे में है, देखिए ये फंक्शन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जीरो इन्फिनिटी पे जाके ही हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/ओमेगा के फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ओमेगा इन्फिनिटी बनेगा तब जाके ये फंक्शन जीरो बन पाएगा। बट स्टिल मोटा मोटा ये फंक्शन किस रीजन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेनली इसकी विड्थ कहाँ है, इस रीजन में, ये यहीं तो है ये फंक्शन, ये या ये वाला देखिए आप, या ये वाला जो जिसे हम कहते हैं मेन पीक, क्योंकि होता क्या है, मेन पीक की हाइट बाकी पीक की हाइट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, माना ए बहुत लार्ज है तो मेन पीक की हाइट बाकी पीक से ज़्यादा, तो रफली इसकी विड्थ का एस्टिमेट अगर आप क्वालिटेटिवली लें, आप कहेंगे ये है इसकी विड्थ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है इसकी विड्थ, क्योंकि इस रीजन के बाद तो ये फंक्शन बहुत रैपिडली डिक्रीज करने लगता है, तो ये लगभग इसकी विड्थ इतनी है। तो ये विड्थ कितनी है, प्लस पाई बाई ए इधर और पाई बाई ए इधर, तो कुल मिला के विड्थ कितनी है, 2 पाई बाई अप्रॉक्स, इसीलिए मैंने अप्रॉक्स लिखा है, बाकी आप किसी और क्राइटेरिया से उसको मैथमेटिकली शायद कुछ और डिफाइन करें, पर उस वो इसी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। बेसिक पॉइंट ये ए का फैक्टर डिनोमीटर में आ रहा है, इस फंक्शन की विड्थ जो है ये ए के रेसिप्रोकल है। रिमेंबर ए कोई कांस्टेंट है, लेकिन आपने दो अलग अलग रेक्टेंगुलर फंक्शन लिए, एक बार ए बराबर 3 लिया माना और एक बार ए बराबर लिया 10, तो रेक्टेंगल फंक्शन की विड्थ तो ए बढ़ाने पे बढ़ रही है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन है ए अगर आप बढ़ाएंगे तो पाई अपॉन ए कम हो जाएगा। पहले अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म का ग्राफ ऐसा आ रहा था,
मैं बाकी पीक्स पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो अब ए को बढ़ाने के बाद इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, पीक की हाइट भी बढ़ेगी, मैं हाइट पे कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट जो पाई बाई ए वाला पॉइंट है, ए बढ़ने पे नज़दीक आ जाएगा। तो हो रहा है इसकी विड्थ अगेन डिक्रीज हो रही है। तो विड्थ ऑफ एफ टी, टी स्पेस में जो रेक्टेंगल फंक्शन था उसकी विड्थ 2a थी, या 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनल टू a थी। और जो एफ टिल्डा ओमेगा जो है, जो फुरियर स्पेस में इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म जो है, उस फंक्शन की विड्थ हमने देखी तो वो 2 पाई अपॉन a या इसके जैसा कोई फैक्टर होगा, मेन पॉइंट है 1/a। तो अगेन जो रेसिप्रोकल और इन्वर्स विड्थ का नोशन है वो यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। ओके, अब ये वीडियो डार्क क्यों हो गया अचानक से? ओके, लेट मी पॉज दिस डिस्कशन ओवर हियर। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम बात करेंगे साइंस एंड कोसाइंस ट्रांसफॉर्म। मैं यहीं पे एक बार डिस्कस करूंगा, इनफैक्ट इसी एग्जांपल के रेफरेंस में, और फिर मैं साइंस और कोसाइंस की तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन फॉर द टाइम बिंग। थैंक यू एवरीबॉडी।